वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और क्राइम थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है मेट्रो और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो 2016 में रिलीज हुई। एक्चुअली इस मूवी की कहानी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है और वो घटनाएं वो क्राइम्स 2015, 16, 17 में ज्यादातर होते थे। आजकल भी हो रहे हैं लेकिन उतने नहीं। किस तरह से एक वेल एजुकेटेड स्टूडेंट एक क्राइम में फंसा जिसकी वजह से इसकी और इसकी फैमिली की जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मूवी में एक बेहतरीन सा मैसेज है जो हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। इससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही अरिवू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो पांडी नाम के एक बंदे को किडनैप कर चुका होता है। अरिवू पांडी को किडनैप करके इसे बहुत मारने पीटने लगता है। उसके बाद अरिवू पांडी से कुछ सवाल पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो। पांडी जवाब देने लगता है कि मेरा नाम पांडी है और मैं एक चोर हूँ। अरिवू पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथों से कितने औरतों की मौत हुई। पांडी कहने लगता है 3, लेकिन मैंने उन लोगों को जानबूझ के नहीं मारा, बस वो हाथापाई में हादसे में मारी गई। उसके बाद अरिवू एक कैमरा लेकर पांडी का सारा बयान उस कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। मतलब मरे हुए औरतों के बारे में डिटेल्स पूछने लगता है कि किस तरह से वो औरतें मरी। खैर एक्चुअली अरिवू किसी की तलाश में होता है। अरिवू को पता नहीं कि वो एक बंदा है या एक टीम है, लेकिन जो कहीं भी हो अरिवू उस बंदे को ढूंढ के निकालेगा। उसी की वजह से अरिवू की जिंदगी बर्बाद हो गई है। थोड़ी देर बाद अरिवू का फ्रेंड कुमार भी पांडी के पास आता है और इससे पूछने लगता है कि लास्ट सैटरडे तुम कहाँ पर थे। पांडी जवाब देने लगता है कि लास्ट सैटरडे सिंगापुर से स्मगलिंग का गोल्ड आया था, उसी को कलेक्ट करने के लिए मैं एयरपोर्ट गया था। अरिवू पूछने लगता है स्मगलिंग का गोल्ड कैसे बेचते हैं। पांडी जवाब देने लगता है स्मगलिंग किया हुआ गुड्स ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। ऐसे सोने को खरीदने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं। अरिवू और कुमार कहने लगते हैं कि हमको वो सोना चाहिए, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। पांडे अपने फ्रेंड को कॉल करके उसे ये बताने लगता है कि मेरा एक आदमी तुम्हारे पास आएगा, हमारा गोल्ड उसे दे दो। उसके बाद अरिवू उस गोल्ड को हासिल करने के लिए किसी जगह पर जाता है। पांडे का दोस्त अरिवू को सारा गोल्ड दे देता है। गोल्ड हासिल करने के बाद अरिवू एक एसीपी को पांडे के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। जब वो एसीपी उस एड्रेस पर जाता है वहाँ पर पांडे और उसके साथ साथ वो कैमरा भी लगा होता है जिसमें पांडे ने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया है। खैर उसके बाद अरिवू और कुमार ये दोनों उस गोल्ड को लेकर एक एजेंट के पास जाते हैं उस गोल्ड को सेल करने के लिए। वो एजेंट एक बायर को कॉल करता है और वो बंदा इन लोगों को एक एड्रेस बताते हुए इन लोगों से कहने लगता है कि आज रात 10 बजे तुम लोग वहाँ पर आ जाना, हम वहाँ पर डील बात करेंगे। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर अरिवू एक प्रेस में एज ए राइटर की तरह काम करते रहता है। अरिवू का फादर एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल होता है। इसकी माँ का नाम जया होता है जो एक हाउसवाइफ होती है। और उसी तरह अरिवू का एक छोटा भाई होता है और इसका नाम है मती जो इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर पढ़ाई कर रहा है। सिंपल से बात करें तो अरिवू की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। खैर आने वाले फ्राइडे को अरिवू के माँ बाप का मैरिज एनिवर्सरी है। इसके लिए अरिवू ग्रैंड से सेलिब्रेट करने का सोचा होता है। अपनी माँ के लिए एक जबरदस्त गिफ्ट खरीदना चाहता है। अरिवू ने ऑलरेडी 25,000 रुपए जमा कर चुका है अपनी माँ को गिफ्ट खरीदने के लिए। खैर इसी बीएफ के दौरान मती की गर्लफ्रेंड मती को कॉल करती है और उससे कहने लगती है कि मती तुम कब तक बाइक खरीदोगे। मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड देखो उसने KTM बाइक खरीदा, उसने मुझे बाइक की पिक्चर व्हाट्सएप भी की, रुको मैं अभी तुम्हें सेंड करती हूँ। ओ शिट मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे पास व्हाट्सएप भी नहीं है ना। जो भी हो मती तुम प्लीज उस KTM बाइक को खरीद लो, बहुत अच्छी बाइक है। फोन काटने के बाद मती अपने माँ बाप के पास आकर यही डिमांड करने लगता है कि इसे बाइक चाहिए। यह सुनने के बाद मती का फादर मती को डांटने लगता है तुम्हें बाइक क्यों चाहिए, कॉलेज जाते वक्त तुम्हारा भाई तुमको ड्रॉप करेगा और आते वक्त तुम सिटी बस ले लेना। यह सुनने के बाद बेचारा मती मायूस हो जाता है। मती को देखने के बाद मती की माँ कहने लगती है अरे बेटा नाराज मत हो, अरे वो तुम्हारे पास 25,000 है ना, उन पैसों से मती के लिए एक बाइक खरीद के दो। मती कहने लगता है माँ मुझे KTM बाइक ही चाहिए। तब जाके अरिवू अपने माँ बाप को उस बाइक की कीमत बताने लगता है कि उस बाइक की कीमत है 1.5 लाख रुपए। वो प्राइस सुनने के बाद मती के माँ बाप के होश ही उड़ जाते हैं। खैर अरिवू अपने माँ बाप और अपने भाई से कहने लगता है अरे तुम फिक्र मत करो, मैं हमारे ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई करूंगा। जब मती कॉलेज जाता है तो मती का एक फ्रेंड जिसका नाम होता है गणेश वो क्लासरूम में अपना आईफोन लेकर किसी से बात कर रहा होता है। गणेश के हाथ में आईफोन देकर मती के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो फौरन गणेश के बगल में आकर इस फोन के बारे में पूछने लगता है कि इसकी प्राइस कितनी है, कहाँ पर लिया वगैरह वगैरह। इस तरफ अरिवू के ऑफिस में कुमार की एक छोटी सी गलती से इसका मैनेजर इसको लोन देने से मना कर देता है। एक्चुअली कुमार का इस दुनिया में कोई नहीं। अरिवू के माँ बाप कुमार को भी अपने बेटे की तरह देखते रहते हैं। लोन कैंसिल होने की वजह से बेचारा अरिवू बहुत मायूस हो जाता है। खैर दूसरे सीन में 2 लोगों को दिखाया जाता है और अभी भी इन दोनों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि किसी रास्ते से एक फैमिली गुजरने वाली है।
तो ये दोनों अपने सर पर हेलमेट पहनकर अपनी बाइक लेकर वहाँ से गुजरने लगते हैं। उसी वक्त उसी रास्ते से एक छोटी सी फैमिली भी गुजरने लगती है, वाइफ, हस्बैंड, एक छोटी बच्ची। तभी वो दोनों लोग उस छोटी बच्ची के गले में से चैन खींच लेते हैं, जिसकी वजह से वो छोटी बच्ची बेचारी हवा में उड़कर नीचे गिरती है और उसी तरह वो वाइफ एंड हस्बैंड भी नीचे गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। सिंपल से बात करें तो यहाँ पर चैन स्नैचिंग हुआ है। रात होने के बाद अरवू का फादर अरवू को समझाने लगता है कि ये लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह होने की वजह से हमें सही तरह से नींद नहीं आएगी बेटा। कुछ दिनों बाद हम कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट करेंगे और कुछ पैसे इकट्ठा करके हम भाई के लिए एक अच्छी सी बाइक खरीद लेंगे। तुम फिक्र मत करो और तुम ये बात मती को भी बता दो। जब मती दूसरे दिन अपने कॉलेज जाता है तो इसकी गर्लफ्रेंड इसको फिर से वही जिद करने लगती है कि इसे किसी भी तरह करके केटीएम बाइक चाहिए। ये देखो, इसकी खुद की शक्ल साइकिल टायर पंचर जैसी है और इसे केटीएम बाइक चाहिए। मती के प्लेस में मैं होता ना, वही लंच प्लेट लेकर इसके मुंह पे ठोक देता, बेवड़ी कही की। खैर, कॉलेज खत्म होने के बाद मती बस का वेट करते रहता है। तभी इसके पास गणेश आता है और मती से कहने लगता है, अरे घर ही जा रहे हो ना, आ जाओ बाइक में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। रास्ते में मती गणेश से सवाल करने लगता है, क्या तुम्हारे फादर ने आईफोन और बाइक खरीद के दी? गणेश हंसते हुए मती से कहने लगता है, मेरे बाप मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देता। मती सवाल करने लगता है, तो फिर क्या तुम कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? गणेश कहने लगता है, कुछ ऐसा ही समझ लो। मती कहने लगता है, अरे यार, मुझे भी एक जॉब दिलवाओ ना, मुझे बस केटीएम बाइक चाहिए। और उस वक्त ये दोनों लोग मार्केट से गुजर रहे होते हैं। तभी गणेश एक औरत के गले में से चेन खींच के भाग जाता है। ये देखकर मती के तो होश ही उड़ जाते हैं। गणेश मती को उसके घर ड्रॉप करके उससे कहने लगता है, हमें जो कुछ भी चाहिए वो आसानी से नहीं मिलता, हमें छीनना चाहिए, और हाँ, यही है मेरा पार्ट टाइम जॉब। ये देखकर मती के अंदर लालच भरने लगती है, बस 2 मिनट का काम और पैसा ज्यादा। खैर, फाइनली अरवू के माँ बाप का मैरिज डे आ ही जाता है। वो ग्रैंड से उस दिन को सेलिब्रेट करने लगते हैं। अरवू अपने माँ के लिए एक सोने की चेन गिफ्ट करता है। ये देखकर मती और अपसेट हो जाता है, सोचने लगता है कि इन लोगों को मेरी विश की कोई परवाह ही नहीं है। मती कॉलेज जाकर गणेश को एक लिस्ट देता है और उससे कहने लगता है, इस लिस्ट में जो कोई भी चीजें हैं वो मुझे चाहिए, मुझे भी अपने काम में शामिल कर लो। उसके बाद क्या था, कॉलेज होने के बाद गणेश मती को किसी जगह पर लाता है और मास्क पहनने के लिए कहता है और मती को चेन स्नैचिंग के कुछ रूल्स समझाने लगता है। चेन स्नैचिंग के पहले तुम एक ऐसी जगह को सेलेक्ट कर लेना जहाँ पर ज्यादा भीड़ ना हो और तुम उस एरिया के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा, और हम उन्हीं औरतों को टारगेट करेंगे जो लोग नाइटी, साड़ी और हील्स पहनते हैं, और उसी तरह जिनके बाल बंधे होते हैं। मतलब साड़ी और हाई हील्स में औरतें ज्यादा फास्ट नहीं भाग सकती। तभी उसी वक्त उस मोहल्ले में एक औरत सब्जी लेने के लिए अपने घर से बाहर आती है। गणेश इस औरत को दिखाकर मती से कहने लगता है, हमारा टारगेट वो औरत है, मैं बस उस औरत के बगल में से अपनी गाड़ी को ले जाऊंगा और तुम झटके में उस औरत के गले में से चेन छीन लेना। तो उसी तरह से गणेश उस औरत के बगल से ले जाता है। मती एक ही झटके में उस औरत के गले में से चेन छीन लेता है। मतलब मती पहले ही कोशिश में कामयाब हो जाता है। रात होने के बाद गणेश मती को किसी जगह पर लाता है चुराए हुए सोने को बेचने के लिए। मतलब चोरी किया हुआ माल ऐसे ही बेच नहीं सकते, इसको खरीदने के लिए कुछ लोग होते हैं और इन सब बिजनेस को चलाने वाला एक बंदा होता है और उसका नाम है गुणा। खैर, गुणा का एक आदमी गणेश से वो सोना लेकर गणेश को कुछ पैसे दे देता है। गणेश मती को उसके घर छोड़कर वो सारे पैसे मती को दे देता है, क्योंकि मती ने ही इस चैन को चुराई थी। सो सारा पैसा भी इसी का है। इतने सारे पैसे देखने के बाद मती के मन में और लालच भर आता है। इस तरफ ऑफिस में अरवू अपने भाई के लिए अपने कंप्यूटर पर केटीएम बाइक्स को चेक करते रहता है। उसी ऑफिस में रम्या नाम की एक लड़की भी काम करती रहती है जो अरवू की गर्लफ्रेंड होती है। खैर, मूवी में इस बंदी का कोई रोल नहीं है, गोली मारी है इसे। दूसरे दिन गणेश मती को गुणा के अड्डे पर लाता है गुणा से मिलवाने के लिए। जब मती वहाँ पर जाता है तो मती मणि नाम के एक बंदे को देखता है जो बहुत ही बेबस लाचार होता है, और इस हालत में भी मणि गंजा फूक रहा होता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि मणि की ये हालत गंजा फूकने ही की वजह से हुई है। थोड़ी देर बाद गुणा बाहर आता है और मती की तारीफ करने लगता है, क्योंकि मती ने पहले ही अटेम्प्ट में चैन को चोरी कर लिया। मती को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। तभी उसी वक्त और कुछ लोग आते हैं और ये लड़के और कोई नहीं, 2 दिन पहले जिस बच्ची के गले से चैन छीना था वही है ये बंदे। ये लड़के भी गुणा की गैंग का हिस्सा है। गुणा अपने सारे लोगों को जमा करके चोरी के रूल्स बताने लगता है कि एक्चुअली गुणा ही चोरी का प्लान बनाता है। मतलब कौन बंदा किस एरिया में जाकर किस फैमिली की चैन खींचेगा, सारी इन्फॉर्मेशन अपने लोंडों को बताकर चोरी के लिए भेजता रहता है। सारे लड़के चोरी का माल चोरी करके गुणा को ही लाके देते हैं और गुणा इस सारे सोने को ब्लैक मार्केट में बेचता है। उसके बाद मती धीरे धीरे शराब और सिगरेट पीने लगता है।
एक के बाद एक चोरी करना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली गुना इन लोगों को महीने में एक टारगेट देता है कि इस महीने में इतने चेन स्नैचिंग होना चाहिए। खैर जो भी हो, मती इस काम को स्टार्ट करते हुए KTM बाइक खरीदता है, आईफोन खरीदता है, आईपैड खरीदता है, मैकबुक खरीदता है। देखते ही देखते मती के मन में और लालच भर आता है। वो अपने सारे फ्रेंड्स को गुना के खिलाफ भड़काने लगता है कि मेहनत करें हम और सारा फायदा गुना हासिल करे। गुना सिर्फ हमको 15% देता है, वो तो हमको एक कुत्ते की तरह देख रहा है। इससे अच्छा तो हम अपना ही स्टार्ट कर ले। लेकिन गणेश को यह बात पसंद नहीं आती। इसके बावजूद भी मती और एक और बंदा बिना गुना के परमिशन के एक औरत का चेन स्नैच कर लेते हैं। मती खुश होकर यही बात गणेश को बताता है। गणेश, तुमने तो मना कर दिया ना, लेकिन हम दोनों देखो एक चेन को चुरा लिए और हमारा इसमें फायदा है। गणेश कहने लगता है, अरे यार तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, अगर गुना को ये बात पता चली तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तभी किसी जगह पर पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग कर रही होती है। मती और उसका फ्रेंड उसी रास्ते से गुजरने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाले को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अभी दो लड़के ड्यूक बाइक पर आकर चेन स्नैचिंग करके ले गए। ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद उस पुलिस वाले की नजर मती और उसकी फ्रेंड पर पड़ती है। उसके बाद क्या था, पुलिस इन दोनों को चेस करने लगती है। खैर बहुत लंबी चेजिंग होने के बाद पुलिस की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दो पुलिस वाले बहुत जख्मी हो जाते हैं। जख्मी इन दोनों पुलिस वालों को देखकर मती इन दोनों पुलिस वालों के पास आकर इनकी चेन भी खींच लेता है। उसके बाद मती खुश होते हुए गुना के पास आकर उस पुलिस वाले की चेन दिखाते हुए उससे कहने लगता है, देखो भाई, मैंने एक पुलिस की चेन चुरा ली है और दूसरी जो औरत की चेन चुराई थी वो मती ही अपने पास रख लेता है। मती की ये करतूत देखकर गुना को बहुत गुस्सा आता है और उसे 2-4 मुक्के मारता है और इन सारे लोंडों को समझाने लगता है, प्लान मैं बनाता हूँ, तुम लोग मेरे हिसाब से ही चोरी करनी होगी। ज्यादा लालच में आए तो कहीं के नहीं रहोगे। अगली बार तुम में से कोई भी बिना मेरी परमिशन के चोरी की तो तुम्हारी खैर नहीं। गुना की डांट सुनकर मती बहुत गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से की हालत में वो घर जाने लगता है। तभी मती को किसी रास्ते पर एक लड़की खड़ी हुई नजर आती है कार के पास। उसके बाद मती थोड़ी दूर आकर अपने फेस पर मास्क पहनता है और उस लड़की की चेन खींच लेता है। जब मती घर आता है तो इसके घर में रम्या होती है और वो ने रम्या को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए अपने घर लाता है। तभी टीवी पर ये न्यूज टेलीकास्ट होती रहती है कि किसी रोड पर किसी बंदे ने प्रिया नाम की लड़की का चेन स्नैच करके ले गया और इसी तरह न्यूज चैनल वाले उस लड़की की चेन को भी दिखाया जाता है जो बटरफ्लाई शेप का होता है। 2 दिन पहले इस लड़की ने अपने चेन का फेसबुक में स्टेटस रखा था। उसके बाद पुलिस गुना को कॉल करके ये सवाल पूछने लगती है, क्या ये कांड तुम्हारे किसी लोंडों में से एक का है क्या? ऑफकोर्स गुना को इस बारे में पता नहीं, वो साफ मना कर देता है। फोन काटने के बाद गुना अपने सारे लोंडों से यही सवाल पूछने लगता है कि कल रात तुम कहाँ पर थे। इसी में से गुना मती को भी यही सवाल करने लगता है। तभी मती का एक फ्रेंड गुना से झूठ बोलकर मती को बचा लेता है कि भाई कल रात ये मेरे साथ ही था। उसके बाद मती और उसके सारे फ्रेंड्स किसी जगह पर बैठकर डिस्कस करने लगते हैं कि अब हमको गुना की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद से हम सोने की डील्स खुद ही करेंगे। ये सुनने के बाद सारे लोग मती की बात पर राजी होते हैं और गणेश एक डीलर से बात करके इस डील को ओके कर देता है। दूसरी तरफ मती की माँ मती के कमरे में जाती है उसकी कमरे की साफ सफाई करने के लिए। तभी मती की माँ को बहुत ही कीमती चीजें नजर आती है और उन्हीं में से उस लड़की का चेन भी होता है जो कल रात टीवी न्यूज चैनल में दिखाया गया था। थोड़ी देर बाद मती अपने घर वापस आता है उस चेन को ले जाने के लिए, उसे बेचने के लिए। अपने कमरे में जाने के बाद मती अपने सारे कीमती सामान को बिखरा हुआ देखता है। मती की माँ फौरन मती को बहुत मारने पीटने लगती है कि ये सारे सामान कहाँ से, क्या तुमने ही उस लड़की की चेन को चुराया, अब तुम ये काम भी करने लगे। मती अपनी माँ को समझाने लगता है, माँ मेरी बात सुनो, मुझे यही लाइफ अच्छी दिख रही है, मुझे ये सारी चीजें चाहिए। मती की माँ कहने लगती है, तुम्हारे गंदे हाथों से मुझे बिल्कुल भी मत छूना, रुको मैं अभी तुम्हारे पापा और भाई को कॉल करती हूँ। ऐसा कहते हुए मती की माँ फोन के पास जाती है। मती अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है। इसी हाथापाई के दौरान मती अपनी माँ को ही मार देता है और चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अरवो और उसका फादर वापस अपने घर आते हैं। घर में जया की लाश देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं और एक्चुअली मती अपनी माँ को मारने के बाद घर के कुछ सामान को चोरी करके ले जाता है ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि ये चोरी का मामला है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले अरवू के सारे फैमिली मेंबर्स के फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। हर अरवू का माँ का मर्डर हुए 4 दिन बीत चुके होते हैं, लेकिन पुलिस अभी भी असली कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाई। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है क्योंकि मर्डर स्पॉट पर किसी के भी एविडेंस पाए नहीं गए। तभी उसी वक्त पुलिस स्टेशन में पांडे जेल से रिहा होकर बाहर जा रहा होता है। पुलिस वाला अरवू और कुमार को बताने लगता है, अब इसे ही देख लो, इस पर 2 मर्डर का इल्जाम है, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से
इसे रिहा कर दिया गया। यह सुनने के बाद अरवू सोच लेता है कि पुलिस के हाथों से कुछ भी नहीं होने वाला, करना होगा तो इनको ही कुछ करना होगा। उसके बाद अरवू और कुमार ये दोनों पांडे को फॉलो करते हुए पांडे को किडनैप कर लेते हैं और यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अरवू पांडे को मार पीट के उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है, एक एजेंट से जा मिलता है। खैर रात होने के बाद अरवू, कुमार और वो एजेंट किसी जगह पर जाते हैं और ये अड्डा और किसी का नहीं गुणा का ही होता है। गुणा का एक आदमी इन तीनों लोगों को अंदर ले जाने लगता है। अंदर आने के बाद अरवू ये देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग चोरी किए हुए गहने को पिघलाते रहते हैं। वहीं पर अरवू एक छोटे बच्चे के गले में अपनी माँ की चेन को देखता है, जो थोड़े दिन पहले अरवू ने अपनी माँ के लिए गिफ्ट पे दिया था। अरवू गुणा के आदमी से ये सवाल करने लगता है कि तुम्हारे हाथों कितने औरतों की मौत हुई है। ये सवाल सुनने के बाद वो बंदा औरतों के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। अरवू को बहुत गुस्सा आता है। अरवू इस बंदे को मार देता है। उसके बाद अरवू इस छोटे बच्चे के पास आकर इस चेन के बारे में पूछने लगता है कि ये चेन तुमको किसने दी। ये बच्चा कहने लगता है कि गुणा की गैंग में कुछ लड़के हैं, उन्होंने ही लाके दी। खैर दूसरे दिन अरवू वहाँ के सारे सोने को इकट्ठा करके एसीपी को हैंडओवर कर देता है। उसी दिन किसी जगह पर दो लड़के बिना गुणा को इन्फॉर्म किए चोरी करने के इरादे से जाते हैं। जब वो दो लड़के चैन चुरा के भाग रहे होते हैं, वहाँ का वॉचमैन अपनी साइकिल उठाकर इन दोनों पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो दो चोर नीचे गिर जाते हैं। वहाँ की सारी पब्लिक इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। गुना ऑलरेडी अपने लॉन्डन से कह चुका होता है कि अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुमको रिहाई नहीं दिलवा सकता। थोड़ी देर बाद मती और कुछ फ्रेंड्स गुणा के पास आते हैं। गुणा इन सारे लोगों को अपना प्लान बताने लगता है, लेकिन देखते ही देखते वो सारे लोग गुणा के खिलाफ हो जाते हैं। गुणा से कहने लगते हैं, गुणा अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए मती कुछ ज्यादा डोसेज में गुणा को ड्रग्स दे देता है और इस ड्रग्स की यही खासियत होती है कि अगर ये ड्रग्स थोड़ा कम में लिया जाए तो कुछ नहीं होगा, अगर 5 ml से कुछ ज्यादा हो जाए तो इंसान पागल हो सकता है। मणि की भी यही हालत हुई थी और इसी तरह गुणा की भी यही हालत हो जाती है। उसके बाद अरवू और कुमार ये दोनों गुणा का घर का एड्रेस फाइंड आउट करके गुणा के पास आते हैं। वहाँ जाने के बाद ये दोनों ये देखते हैं कि गुणा मणि के साथ कुछ अजीब सी बर्ताव कर रहा है। ये दोनों गुणा को ही सवाल करने लगते हैं कि यहाँ पर गुणा कौन है। ऑफकोर्स उस वक्त गुणा पागल हो चुका होता है। मणि इन दोनों लोगों को जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें शेयर कर देता है कि इनकी गैंग में एक नया बंदा आया था, सारे लोगों को भड़का दिया और गुणा की यह हालत हो गई। दूसरी तरफ मती और उसके दोस्त चोरी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रात होने के बाद किसी जगह पर जब औरत अपने बच्चे को लेकर सड़क पर जा रही होती है, मती के दो फ्रेंड्स इस औरत का चैन चुराने के लिए रेडी हो जाते हैं और जब ये दोनों इस औरत के गले से चैन खींचने ही वाले होते हैं, तभी अपोजिट साइड से अरवू और कुमार आकर इन दोनों को रोक लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर इन चारों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है और उस वक्त अरवू और कुमार ने भी अपने सर पर हेलमेट पहना हुआ रहता है। खैर बहुत देर होने के बाद मती के फ्रेंड्स वापस नहीं आते। मती और गणेश ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि अब तक उन दोनों को आ जाना चाहिए था। यही देखने के लिए जब मती और गणेश वहाँ पर जाते हैं, तब तक अरवू और कुमार ये दोनों उन दोनों को मार चुके होते हैं। ये देखकर मती और गणेश उन दोनों पर टूट पड़ते हैं। इसी हाथापाई के दौरान फाइनली मती अपना सर का हेलमेट निकालता है। ये देखकर अरवू के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरवू फौरन दुखी होकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अरवू भी अपना हेलमेट निकालता है। अपने भाई को अपने सामने देखकर मती फौरन अपने भाई के गले लग जाता है और अपने भाई को समझाने लगता है कि भाई मैं जानता हूँ ये सब कुछ गलत है, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे यही लाइफ चाहिए। अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। और मैंने माँ को जानबूझकर नहीं माना, वो हादसे में हो गया। लेकिन अरवू अपनी माँ को याद करते हुए अपने भाई को ही मार देता है। उसके बाद अरवू कुमार ये दोनों अपने घर वापस आकर अपने फादर को सारी सच्चाई बता देते हैं। एक्चुअली कुछ सालों पहले बीटेक के कुछ स्टूडेंट्स यही काम किया करते थे अपने जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए। और 2015 में जब मैं चेन्नई में था, उस वक्त मेरी कोलिग का फोन 2 लोग चोरी करके ले गए थे। बेचारी मेरी कोलिग अपने फैमिली से बात करते हुए सड़क पर जा रही थी। पीछे से 2 बंदे बाइक पर आकर उसका फोन चुरा के ले गए। इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों पर मॉनिटर करना चाहिए। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।